जैसे हमने दिनचर्या देखा वैसे हम अब ऋतुचर्या देखने वाले हैं। ठीक है, दिनचर्या मतलब वो एक डे के वास्ते स्पेसिफिक रहता है और ऋतुचर्या मतलब ये ऋतु। ऋतु का मतलब क्या होता है कि सीजन्स। ठीक है, सीजन्स के वास्ते होता है। तो पहला चैप्टर हमारा आयुष्य कामनीय था संहिता का, दूसरा चैप्टर हमारा दिनचर्या था, तीसरा चैप्टर हमारा कौन सा है, ऋतुचर्या है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये अष्टांग हृदय की। और इस चरक संहिता की बात की जाए तो चरक संहिता में आयुष्य कामी अध्याय है और वो एक ही है चैप्टर, बस हमको फर्स्ट टर्म में। ठीक है, सो बिना किसी देरी के वेटेज बोल देते हैं इसका कितना जाएगा। तो ये चैप्टर का वेटेज पकड़ के चलो, आप फर्स्ट टर्म की बात कर ले जाए तो 10 से 15 मार्क, और यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए तो 5 से 7 मार्क। इज इट क्लियर टू यू? गुड। सो यहाँ पर देख लेते हैं हम सबसे पहले षड ऋतु वर्णन, मतलब ऋतु कितने हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से सीजन 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। और आप ये ऋतु से मेरे हिसाब से अगर मराठी होगे, महाराष्ट्र से होगे या फिर कहीं से भी होगे, अगर आप हिंदू होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि हमारे इसमें 6 ऋतु होते हैं। कितने ऋतु होते हैं? 6। ठीक है, हिंदू छोड़ दो, पूरे इंडिया में भी कहीं पर भी रहते होगे आप, तो मराठी संस्कृति ऐसी है कि उसमें 6 ऋतु होते हैं। ठीक है, वैसे ही संस्कृत में 6 ऋतु माने गए हुए। वो कौन से देख लेते हैं। चलो श्लोक देख लेते हैं सबसे पहले। मासे द्विसंख्ये माध्य आद्य क्रमात् षड ऋतुआ स्मृता शिशिरो अय वसंतश्च ग्रीष्मा वर्षा शरद हेमा हिमा। ठीक है, हेमा मतलब हेमंत होगा। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला क्या बोलना है इनका, मासे द्विसंख्ये, मतलब 2-2 मास होते हैं। कितने मास होते हैं एक सीजन में? 2। मतलब देखो जो हमारा मॉडर्न कैलेंडर रहता उसमें 12 महीने रहते, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब ये 12 महीने मॉडर्न कैलेंडर में रहते और आयुर्वेद ने कितने बताए? 6 महीने, 6 सीजन बताए। तो हर महीने में कितने महीने मंथ होंगे? 2-2 मंथ होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड। उसके बाद तो 2 द्विसंख्ये मतलब एक सीजन में 2 मासे, मासे मतलब मंथ्स, और द्विसंख्ये मतलब 2। माघ आख्ये क्रमात् षडत्व स्मृता, मतलब ये क्रमात् है लिखे हुए, देख लो आप कौन से वो क्रमात् षड ऋतुआ। क्रमात् मतलब क्रम से, मतलब सीरियल से लिखे हुए श्लोक में आगे वो बोलना है उनका। और षड ऋतु मतलब 6 ऋतु है। कौन से? शिशिरो अय, सबसे पहले है शिशिर, दूसरा है वसंतश्च वसंत, तीसरा है ग्रीष्म, चौथा है वर्षा, पांचवा है शरद और छठा है हिमा मतलब हेमंत भी बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, सो ये 6 समझ में आ गए होंगे आपको, आई थिंक सो। नहीं भी समझ में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, देख लेंगे हम वो भी। ये मराठी महीने होते हैं। मराठी में आप महीने देखते होंगे, माघ पौष, वो है नहीं क्या? तो वही महीने हैं ये। ठीक है, सो देख लेते हैं हम ऋतुचर्या। यहाँ पर ऋतुचर्या 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। ओके, सबसे पहले पे आता है आदान काल। ये आपको मराठी में, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हम ये इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखेंगे, नहीं जमेगा। ये आयुर्वेद है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही चीज इंग्लिश में लिखना पड़ेगी। अब आदान काल को कैसे लिखेंगे आप? आदान काल। मैंने बोला है आपको, मोर और लेस प्रेफर करनी हो तो मराठी लैंग्वेज प्रेफर करो या फिर हिंदी लैंग्वेज करो, अगर महाराष्ट्र में नहीं हो तो। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप लैंग्वेज ऑफ BAMS फर्स्ट ईयर सर्वाइवल गाइड में आप देख सकते हो BAMS के। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है लैंग्वेज ऑफ BAMS पे। ठीक है, देख लेना है वो एक बार। सो ये मराठी में लिखना है या फिर इंग्लिश में भी लिख रहा है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, आदान काल विसर्ग काल। ठीक है, दक्षिणायन लिख के बताओ, उत्तरायण लिख के बताओ। ये बहुत ज्यादा टफ हो जाता है इंग्लिश में लिखना पेपर, सच में होता है। ठीक है, देख लेते हैं हम आदान काल और विसर्ग काल। कितने काल है? मेनली 2 काल है। सबसे पहला काल कौन सा है? आदान काल है। उसके बाद कौन सा काल है? विसर्ग काल है। ये 2 इसमें डिवाइडेड है ऋतुचर्या। अब वो 2 इसमें डिवाइडेड होने की वजह से देखो, पहले 6 थे, यहाँ पे बेसिक मैथ है, समझो थोड़ा। सर बेसिक मैथमेटिक्स मत बोलो, हम फिजिक्स पढ़ के आए हैं, बहुत बेकार है वो बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, समझ में ही नहीं आता है वो साइन कॉस। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर ये बात है, इधर देखो, दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है। तो ये 6 ऋतु है हमारे। ठीक है, ये 6 ऋतु है। अब इसको 2 में डिवाइड कर दिया हमने तो कितने हो गए? 3-3 हो जाएंगे ना। तो मतलब
एक इसमें तीन तीन आते हैं, एक उत्तरायण और एक आदान काल और एक विसर्ग काल। आदान काल और विसर्ग काल बोला जाता है इसको मराठी में, आदान काल यानी विसर्ग काल। ठीक है, तो आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल को दूसरा नाम है उत्तरायण। क्या है? उत्तरायण। अब ये कैसे याद करना है आपको? उत्तर है ना, ट्रिक लग रही है ना। पहले आ रहा है ना सब में, मतलब ये देवनागरी आंकड़ा आ रहा है का, तो ऐसे याद करना है। मैंने ऐसे याद किया था, आदान काल उत्तरायण। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है? विसर्ग काल दक्षिणायन। अब ये याद कर लिया तो ये भी याद हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है ना, निमोनिक्स टाइप। ओके, सो आदान काल और उत्तरायण। तो आदान काल और उत्तरायण में 3 सीजन गिरते हैं। वो कौन से हैं? तो सबसे पहला है शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। कौन कौन? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। वेयरएज दक्षिणायन में, विसर्ग काल में वर्षा, शरद, हेमंत। अब इसकी ट्रिक कैसे लगा सकते हैं आप? देखो मैं यहां पर ट्रिक बता देता हूं आपको याद करने की। अशी व गी, अशी व गी, ये याद रखो, आपका खत्म ही हो जाएगा सब। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रहने चाहिए। पहले ये याद कर लो, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ऐसी सीरियल से याद करो, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ऐसे इससे याद करें ना तो इजी जाएगा बहुत ज्यादा। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, बार बार बोलते रहो, याद हो जाएगा। ठीक है, तो अशी वगी, ये ट्रिक याद रखो। किसके लिए? उत्तरायण की, आदान काल के लिए। अब मतलब आदान काल, शी मतलब शिशिर, व मतलब वसंत, गी मतलब ग्रीष्म। मैंने ऐसे याद किया था, शायद आपको याद हो जाए। अगर ट्रिक अच्छी लगी होगी तो मेरे को बोल देना एक बार, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता है कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद देख लेते हैं हम वसंत में। ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो आ गए वो छोड़ के ये पूरे इसमें डाल देने। ओके, अब ये आदान काल क्या है और विसर्ग काल क्या है, ये डिटेल में हम देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले आदान काल के बारे में देख लेते हैं, जिसको हम उत्तरायण भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है? अभी याद कर लिया हमने, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। ठीक है, उसके बाद 3 ऋतु मिलके उत्तरायण बनता है। कितने ऋतु मिलके? 3 ऋतु मिलके उत्तरायण बनता है। कितने मिलके? 3। दिख रहे हो ना, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। वैसे ही दक्षिणायन में ये 3 ऋतु मिलके दक्षिणायन बनता है। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। इसी को आदान काल बोला जाता है, बट ऑब्वियस सी बात है, अभी समझा दिया। उसके बाद काल में सूर्य शरीर बल खींच लेता है। ये काल कैसा रहता है? गर्मियों का रहता है। इन सिंपल वर्ड बोला जाए तो गर्मी मतलब धूप काला समझता है ना, तापते थे वो धूप रहती है बहुत ज्यादा, मतलब सूर्य का बल ज्यादा होता है, मतलब सूर्य उसके प्रकोप के रूप में होता है। ठीक है, वो शरीर से बल खींच लेता है। यहाँ पर देखेंगे हम कैसे खींचता है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं हम दक्षिणायन की। तो दक्षिणायन क्या है? इसमें 3 ऋतु आते हैं, वर्षा, शरद, हेमंत। जो जिम के बच्चे हैं उनको मालूम होगा, जो जिम करते हैं कभी ना कभी। आई विल प्रेफर, दीदियों आप भी जिम किया करो, इट्स बेनिफिशियल। अब आप बोलोगे आप क्यों नहीं करते हो सर? मैं करता था और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जिम किया करो, अच्छी चीज़ है बहुत। ठीक है, तो वर्षा, शरद, हेमंत। ओके, गुड। सो ये बल का विसर्ग है, बल का यहाँ पर विसर्ग होता है। अब यहाँ पर ये बात जान लेते हैं कि इसका नाम उत्तरायण क्यों गिरा और इसका नाम दक्षिणायन क्यों गिरा, इसका नाम आदान काल क्यों गिरा और इसका नाम विसर्ग काल क्यों गिरा। तो सन जब उत्तर से उगता है तो उत्तरायण बोलते हैं, और जब सन दक्षिण से मतलब थोड़ा टिल्टेड रहता है तब दक्षिणायन होता है। ठीक है, उसके बाद की बात कर लेते हैं कि विसर्ग काल। विसर्ग का मतलब होता है देना। तो यहां पर जो सन है वो क्या करता है? बल देता है। क्या करता है? बल देता है। जो उन्हें बल एब्जॉर्ब किया है शरीर में से। अब ये इलॉजिकल बात लगेगी आपको, लेकिन यही सच है, आयुर्वेद के हिसाब से बात कर रहा हूं। ठीक है, प्लीज गलत कमेंट मत करना, क्योंकि ये है इलॉजिकल बात। मेरे को नहीं लगता इलॉजिकल है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें है। ठीक है, सो जो उत्तरायण में, उत्तरायण का अभी पीछे बोला था मैंने कि उत्तरायण में क्या, ये बहुत ज्यादा टफ है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। आई नो दैट वेरी वेल, क्योंकि मेरे को ये चैप्टर समझा ही नहीं था। ठीक है, मैंने स्किप किया था इसको, डायरेक्टली स्किप, रट्टा मार के कर दिया था। बाद में मेरे को फिर थोड़ा थोड़ा समझ में अभी पढ़ना पड़ा मेरे को, और फिर मेरे को क्लियरिटी है, हाँ ऐसा ऐसा है। 1.5-2 घंटे पढ़ाई की मैंने, फिर समझ में आया। तो बात क्या रहती कि जो उत्तरायण है
उसमें क्या रहता कि जो सूरज रहता है, जो सन रहता है, वो जो बल है वो शरीर में से खींच लेता है, बॉडी में से खींच लेता है, और वही चीज वो क्या करता है बाद में वापस दे देता है। तो जो दक्षिण आदान का मतलब है ले लेना और विसर्ग का मतलब है देना। ठीक है, गुड। तो विसर्ग मतलब बल का देना। बल कौन देता है? सूर्य देता है, बल की प्राप्ति। इसीलिए इसका नाम क्या गिरा? विसर्ग काल गिरा। क्या गिरा? विसर्ग काल। ओके, उसके बाद सूर्य बल शरीर को वापस देता है। देखो यही लिखा हुआ है, मैं वही बोल रहा था ना। उसके बाद चंद्र का बल ज्यादा रहता है ये दिनों में। कौन से दिनों में? दक्षिणायन में। याद रखो भला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करेगा। एमसीक्यूज का पॉइंट ऑफ व्यू है, पूरा एमसीक्यूज आएंगे यहां से बहुत ज्यादा। ओके चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। उसके बाद सूर्य तेज कम रहेगा। सूर्य का जो तेज है वो कम रहेगा। देखो अभी ठंडी चालू है, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे होता है। ओके, तो जो अभी ठंडी चालू है, तो ठंडी में क्या होता है कि सूरज निकलता ही 10 बजे अच्छा खासा, इसलिए मैं 10 बजे तक सोया रहता हूँ। ठीक है, तो जो 10 बजे सूरज निकलता है तो दिक्कत होती है ना आपको। ठीक है, गुड। सो वही बात कर रहा था मैं। तो सूर्य का तेज कैसा रहता है? कम रहता है। वेराज आप मई की बात कर ली जाए तो मई में कैसा रहता है? आप 9 बजे उठो, 9 बजे बाहर खड़े रह के बताओ, रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। तो वही बात है कि सूर्य का तेज यहाँ पर कम रहता है, लेकिन उत्तरायण में सूर्य का तेज ज्यादा रहता है। कॉमन चीज है बहुत, वही याद करनी है। उसके बाद बारिश के वजह से भूमि का तापमान कम हो जाता है। जो बारिश गिरी है, वर्षा ऋतु कहाँ पर है? वर्षा होती है ना यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो वर्षा ऋतु के कारण जो भूमि है हमारी, जो जमीन है, जो लैंड है हमारी, उसकी जो ये रहती है, तापमान जो रहता है जमीन का, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। उसके बाद की बात कि मधुर अम्ल लवण। अब ये क्या बोल रहे हो सर? उबला हुआ अंडा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उबला हुआ अंडा नहीं मांग रहा हूं। जो मधुर अम्ल लवण रस है, ये मैंने कहाँ पर पढ़ाया हुआ है? ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आयुष्य कामी अध्याय, पदार्थ विज्ञान, क्रिया शारीर, और साथ ही साथ हमने पहले चैप्टर में भी रस देखे थे। तो रस का मतलब क्या होता है कि 6 टाइप के रस होते हैं। तो ये टाइम में, ये सीजन में बोला गया हुआ है आयुर्वेद ने कि मधुर अम्ल और लवण रस का सेवन करना चाहिए। मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब थोड़ा खट्टा, और लवण मतलब खारा। ठीक है, गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। भैया आप बताओ हमको अच्छे से एकदम। ओके, अब बताता हूं मैं कि ऋतु कैसे रहते हैं, मास कैसे रहते हैं, और इंग्लिश महीने कैसे रहते हैं, और सूर्य का और चंद्र का बल यहाँ पर कैसे रहता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। नियर अबाउट आपको 40 एमसीक्यूज ये चार्ट में से मिल जाएंगे। कितने एमसीक्यूज? 40। और देखा जाए यूनिवर्सिटी में से तो 2 एमसीक्यूज फिक्स। कितने? 2 फिक्स। बोले फिक्स, मेरे को बाद में यूनिवर्सिटी के टाइम में मेरे को आप बताना कि आए थे क्या नहीं आए थे। ओके, इस बार भी आया था। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ऋतु देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो ऋतु कितने हैं? 6 है, सीजनल बोला है। तो सबसे पहला ऋतु कौन सा था? शिशिर था क्या? ठीक है, ये तीनों किस में आते हैं? उत्तरायण में आते हैं, मतलब आदान काल में आते हैं। तो जो शिशिर है उसमें महीने कौन से रहते हैं? तो माघ और फाल्गुन। कौन से? माघ और फाल्गुन। याद करना ही आपको, संस्कृत के महीने हैं माघ और फाल्गुन। इंग्लिश महीने कौन से इसमें? जनवरी, फरवरी और आधा मार्च। ओके, आधा फरवरी पूरा, सॉरी आधा जनवरी, पूरा फरवरी और आधा मार्च। ओके, ये मिला के कितने हो गए? टोटल 2 मंथ्स हो गए। ओके, उसके बाद सूर्य का बल कितना रहता है? सूर्य कितना तपा हुआ होता है शिशिर महीने में? जनवरी से मार्च के बीच में जरा अंदाजा लगाओ कोई सूरज कितना तपा हुआ रहता है। तो नियर अबाउट बहुत अच्छा खासा रहता है, लेकिन चंद्र ये टाइम पे कम रहता है। उसके बाद की बात कर ली जाए वसंत की। किसकी? वसंत की। तो इसमें मास कौन से आते हैं? चैत्र और वैशाख। और इंग्लिश महीने कौन से आते हैं? मार्च, आधा मार्च, मई पूरा, सॉरी मार्च, अप्रैल पूरा, और मई का आधा महीना। सूर्य कैसा रहता है इसमें? मतलब जो चंद्र है, सॉरी जो सूर्य है हमारा, सूरज है हमारा, जो हमारा सन है, वो इसमें पूर्णतर रहता है। यहां पर देखो बेटर, बेस्ट, बेस्टेस्ट ऐसा रहता है ना, वैसी है ये। तो पूर्णतर रहता है यहाँ पर। और चंद्र कैसा रहता है? क्षीणतर रहता है, मतलब थोड़ा कम। उसके बाद की बात कर लेते हैं ग्रीष्म। ग्रीष्म में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने होते हैं ये। और यहाँ पर क्या होता है ना, मई का आधा महीना, जून का
पूरा महीना और जुलाई का आधा महीना, ये मिला के 2 महीने मिला के ये सूर्य क्या होता है यहाँ पर पूर्णतम मतलब बेस्टेस्ट, इसके पीक टाइम पे रहता है ये, इसका जो बल है बहुत ज़्यादा रहता है और दूसरे के बॉडी में से न्यूट्रिएंट खींच लेता है। और जो चंद्र रहता है वो यहाँ पर क्षीणतम रहता है, मतलब आप जेन्युइनली ये भी बता सकते हो कि पूर्णतम मतलब कि यहाँ पे दिन बड़े रहते हैं और रातें कम रहती है, आपको भी पता होगा ये बात, ठीक है। उसके बाद वर्षा, इसमें आता है श्रावण और भाद्रपद। कौन कौन आता है? श्रावण और भाद्रपद। इंग्लिश महीने का कंपैरिजन कर लेते हैं तो जुलाई का आधा महीना, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त का पूरा महीना और सितंबर का आधा महीना, ठीक है। और सूर्य क्या रहता है यहाँ पर? क्षीण हो जाता है। देखो अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना, सॉरी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर के टाइम में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सूरज निकलता ही नहीं है अच्छे से, तो क्षीण रहता है सूर्य, मतलब कम रहता है, और चंद्र पूर्ण रहता है। चंद्र पूर्ण रहता है मतलब पूरा दिखेगा ऐसा नहीं है, ठीक है, पूर्ण दिखेगा ऐसा नहीं है, उसका जो बल है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद शरद की बात कर लेते हैं तो अश्विन और कार्तिक यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली अश्विन और कार्तिक महीने होते हैं, और उसके साथ साथ सितंबर का आधा महीना, अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का आधा महीना। सूरज की बात कर ले, सूर्य की तो क्षीणतर रहता है मतलब थोड़ा कम रहता है, और चंद्र की बात कर ले तो पूर्णतर रहता है। उसके बाद हेमंत की बात कर ले हम तो यहाँ पर मास कौन से रहते हैं, मतलब मंथ्स कौन से रहते हैं, तो मार्ग और पौष। कौन से? मार्ग और पौष। वेयरएज इंग्लिश महीनों की बात कर ले तो नवंबर का आधा महीना, दिसंबर का पूरा महीना, और साथ ही साथ जनवरी का आधा महीना। यहाँ पर कैसे रहता है? सूर्य बहुत क्षीणतम रहता है, ये अभी की टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। देखो सूरज ज़्यादा तपा हुआ नहीं रहेगा अभी, लेकिन जो रातें हैं वो बड़ी रहेगी। जैसे कि अभी 6 बजे ही आपको अंधेरा दिखना स्टार्ट हो गया होगा, और सुबह 7 बजे तक अंधेरा ही रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या रहेगा? चंद्र पूर्णतम रहेगा। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर नहीं समझा होगा सो आई विल सजेस्ट यू कि आप थोड़ा वीडियो स्किप कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पूरी यहाँ पर मेहनत लगा के पढ़ा दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको BAMS फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा जा रहा होगा। थैंक यू। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। ओके, भूल गया था मैं बोलना।